आगे की बात करते हैं। बजट के बाद से मार्केट में दबाव बना हुआ है। हालांकि ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, बजट लो अभी भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन टैक्स बढ़ने से शायद मार्केट थोड़ा मायूस हुआ। आईटी, एफएमसीजी और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर्स में आज गिरावट है। ऐसे नाजुक मोड़ पर बाजार जिनको सुनना चाहता है वो हैं बाजार के दिग्गज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के ईडी और सीआईओ एस नरेन। और नरेन सर के पास मार्केट में 35 साल का अनुभव है। नरेंद्र सर के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो कॉन्ट्रा बेट करने में कभी डरते नहीं हैं और किसी भी सेक्टर की बड़ी चाल सबसे पहले पकड़ने वालों में माने जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। 4 साल पहले जब टेलीकॉम को कोई टच नहीं कर रहा था, तब नरेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी ओवरवेट कॉल दी थी वहाँ से, और उसके बाद से टेलीकॉम स्टॉक्स में क्या हुआ है वो हम सब जानते ही हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। नरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं इस समय आप? मार्केट थोड़ा सा मायूस है बजट के बाद। क्या ये रहेगा कुछ टाइम तक? क्या मार्केट करेक्ट होगा या फिर मार्केट विल मूव ऑन? बजट बहुत अच्छा था और बजट बजट के कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट सस्ता नहीं है और मार्केट अगला 4 साल देखेंगे तो बहुत मार्केट ऊपर गया है और वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। वहां ही चैलेंज है और बजट और उसके बीच में कुछ बजट के कारण प्रॉब्लम नहीं है और बजट ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंटिन्यू किया है और ग्रोथ भी आएगा इंडिया में। लेकिन मार्केट देखेंगे तो हर एक महीना अगला 6-7 महीने से कंटिन्यूअसली ऊपर गया है और उसके कारण मार्केट सस्ता नहीं है। वही चैलेंज है अभी मार्केट में। और वो चैलेंज के कारण ही मार्केट में करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बजट और मार्केट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है मेरे ख्याल से। और कल देखेंगे तो यूएस मार्केट का करेक्शन देखेंगे तो इंडिया का करेक्शन कुछ भी नहीं है कंपैरिजन में। वो तो है। खैर, यूएस मार्केट में तो खैर भारी करेक्शन आया कल ओवरनाइट। नहीं नरेंद्र सर, वो मैं बात आपकी समझ गया, लेकिन मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था शायद उस कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर। मैं स्पेसिफिकली उस पर मेरा सवाल था। खैर एनीवे, अब एक बात बताइए। एक और दिक्कत जो मार्केट की इस समय रही है वो है बाजार का सबसे बड़ा सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स खास तौर से। यहाँ पर काफ़ी सेलिंग है। आज भी एक्सिस बैंक 6% नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे, एचडीएफसी बैंक में काफ़ी गिरावट आई है ऊपरी लेवल से। यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके हिसाब से, और क्या ये सेक्टर यहाँ से भी अंडर परफॉर्म करेगा? कॉन्ट्रेरियन तरीके से देखेंगे तो यही एक सेक्टर है जहां वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है और आउटलुक भी रीजनेबल है। इसलिए हमारा व्यू है कि ये सेक्टर देख सकता है आज। बहुत सारा स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर से ये सेक्टर सस्ता दिखता है और अगला 4-5 साल में ये सेक्टर बहुत अंडर परफॉर्म किया है। इसलिए हमारा व्यू है कि बैंकिंग अभी मीडियम टर्म के लिए एक कॉन्ट्रेरियन सेक्टर बन गया है और इन्वेस्टर ये सेक्टर अभी देख सकता है। क्योंकि वैल्यूएशन बाकी सभी सेक्टर बहुत ऊपर गया है, ये सेक्टर ऊपर नहीं गया है। इसलिए ये सेक्टर देख सकता है मेरे ख्याल से। ओके। अच्छा, अब आपने क्योंकि बात की ओवरनाइट यूएस मार्केट की करेक्शन की, उसी से थोड़ा लिंक कर रहा हूँ इस सवाल को। नरेन, अब आपका क्या व्यू बन रहा है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर? और क्या, क्योंकि आप काफ़ी बार एडवाइस करते हैं कि हाइब्रिड फंड्स में पैसा डालिए, इस समय आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या होगी? इक्विटी में ज़्यादा पैसा हो, डेट फंड में ज़्यादा पैसा हो, हाइब्रिड में पैसा ज़्यादा डालें, क्या व्यू रहेगा? हमारा व्यू है कि हाइब्रिड में डालने में ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इक्विटी मार्केट सस्ता नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि ये समय में जब तक मार्केट और भी सस्ता हो जाए, हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट करने में ही हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है। और इसलिए हमने बहुत सारा लोग को बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी या इक्विटी एंड डेट कैटेगरी या इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी या मल्टी एसेट कैटेगरी, ये सब कैटेगरी हम सब लोगों को बता रहे थे, क्योंकि इक्विटी मार्केट सस्ता नहीं है। इसके कारण हम ये सब कैटेगरी हम इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं अभी। ओके।
रैन सर, एग्जैक्टली कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है? इस बार की जो कैपेक्स का आवंटन है जो प्रोवाइड किया गया बजट में, एल&टी के हमने नंबर्स को देखा, उनके आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक को देखा, बट ये स्पेस चला बहुत है। और दूसरा इशू है, आई मीन अदर देन एल&टी, मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट इज क्वाइट हाई। कैपिटल गुड्स में कितना स्पेस है चेज करने के लिए, या फिर ये ओवर वैल्यूड लग रहा है आपको इस वक्त? यही प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी कम है बहुत सारा स्टॉक में, और जो स्टॉक में लिक्विडिटी कम है उसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है। और ये सेक्टर अभी सस्ता नहीं है। उस सेक्टर का आउटलुक का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वैल्यूएशन का है ये समय में। यही चैलेंज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सबका वैल्यूएशन सस्ता अभी नहीं है। और बहुत दिन से ये सेक्टर अभी चला है, और एक दो तीन स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग 100 से ऊपर भी गया है अभी। इसलिए हमारा व्यू है कि अभी ये सेक्टर में थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा दिखता है। ओके, कैपिटल गुड्स पे नरेंद्र सर की एक अप्रोच कॉशियस है। अच्छा सर, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स एक स्पेस को, पीएसयूज को चेस कर रहे थे, शायद लोगों ने पैसा भी खूब बनाया है, बट स्पेशली विद इन पीएसयूज में अगर रहूं तो डिफेंस कंपनियां, आई मीन कुछ हाल ही में डिफेंस फंड्स भी आए जिन्होंने आई थिंक रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए बाद में। यहाँ भी वही कंसर्न है, इम्पैक्ट कॉस्ट, ह्यूज इम्पैक्ट कॉस्ट। ये प्राइसेस सस्टेनेबल लग रहे हैं आपको, या फिर आपको लगता है कि ये स्पेस भी एक करेक्शन के लिए प्रोन है इस वक्त? प्रोन है, क्योंकि बहुत ये हर एक स्टॉक को सेक्टर में 100% के ऊपर गया है एक साल में। और वहां भी बहुत सारा स्टॉक 100 पी के ऊपर है अभी। इसलिए हमारा व्यू है कि वो सेक्टर में कॉशियस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सेक्टर बहुत सस्ता था 4-5 साल पहले, अभी बहुत महंगा बन गया है। इसलिए आज तो सेक्टर में थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा दिखता है। कॉशियस रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए। ये स्पेस कुछ ऐसे हैं जो आई थिंक वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर है, एंड सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, लिक्विडिटी इशू काफ़ी बड़ा है। अच्छा नरेंद्र जी, एक बात और आपसे पूछूंगा, पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों में ईवी को लेकर बहुत चर्चा हुई। टेस्ला की लीडरशिप में आई थिंक हमने वर्ल्ड वाइड बैटरी स्टॉक्स को देखा, हमने टाटा मोटर्स को एक काफ़ी अच्छा, अगर आप देखें, वैल्यूएशंस दिए। बट सडनली टेस्ला के नंबर्स को देखने के बाद और भारत में जो स्टेट्स हैं उनका झुकाव हाइब्रिड की तरफ देखने के बाद, आपका व्यू ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे है किस वक्त इस वक्त? इंडिया में उतना ईवी स्टॉक्स नहीं है, और वहां भी हमने बहुत सारा ऑटो स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट किया था, उसमें अच्छा रिटर्न बनाया है। बट अभी उतना सस्ता नहीं है ऑटो स्टॉक्स अभी। बहुत ऊपर गया है, ऑटो स्टॉक्स भी ऊपर गया है, बट लेकिन उतना रिस्क नहीं है, क्योंकि 100 पी नहीं है वो स्टॉक्स में, उससे कम है। बट वहां भी सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। अच्छा नरेंद्र जी, आपने 4 साल पहले उस समय जो सबसे बोल्ड कॉल थी, टेलीकॉम पर आपने एक पॉजिटिव व्यू लिया था। वहाँ से हमने भारतीय में 4x या 5x रिटर्न्स देखे हैं। रिलायंस में भी काफ़ी रैली शायद टेलीकॉम की वजह से ही आई है। अब इस सेक्टर पर और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन पर आपका क्या व्यू है? अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं उन पोजीशंस को? अभी तो स्टडी ही हो सकता है, क्योंकि बड़ा रिटर्न ये सेक्टर में भी बन गया है। इसलिए हमारा व्यू अभी है कि हाइब्रिड या एसेट एलोकेशन फंड्स जैसा फंड्स में इन्वेस्ट करना उचित है, क्योंकि हम अगला 4 साल में जो मार्केट में तेजी देखा है, बड़ा तेजी देखा है। इसके उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ से बड़ा रिटर्न आने का शौक अब प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा डिफेंसिव बन जाओ ये लेवल से। यही हम बोल के हम एसेट एलोकेशन और हाइब्रिड इन्वेस्ट फंड्स को ज्यादा हम इन्वेस्टर को अभी इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और हम जो लोग होल्ड इन्वेस्टमेंट किया है उनको होल्ड करने को बोलते हैं।
मीनवाइल मार्केट में अच्छी रिकवरी आ रही है। अब हम 24,300 के ऊपर और देखते हैं आज ग्रीन में भी आने की तैयारी होगी या नहीं। खैर एनीवे उस पर बात करेंगे। नरेंद्र सर, और कोई सेक्टर, क्या फार्मा पर क्या व्यू है अब आपका? फार्मा में लग रहा है क्या कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? काफ़ी अच्छी रैली हुई है यहाँ पर। रिलेटिवली बेटर है, बट वहां भी सस्ता नहीं है। रिलेटिवली बेटर है, बैंक्स जैसा थोड़ा रिलेटिवली बेटर है, बट वहां भी देखेंगे तो अच्छा रिटर्न आया है। अगला मार्च से देखेंगे तो अच्छा रिटर्न आया है। मार्च 2023 से आज तक देखेंगे तो अच्छा रिटर्न आया है, इसलिए। बट लेकिन बाकी सेक्टर से एटलीस्ट स्लाइटली बेटर है, बट वहां भी केयरफुल रहना इम्पोर्टेंट। अच्छा नरेंद्र सर, एक इस समय मार्केट में काफ़ी सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स आ रहे हैं। आई थिंक आपका भी शायद एक एनर्जी फंड है जो इस समय मार्केट में है। ये यहाँ पर आप इस स्पेस में आप काफ़ी बुलिश हैं, क्योंकि इतना बड़ा फंड अगर आपका आ रहा है इस स्पेस में तो। ये सभी थीमेटिक फंड्स इंटरेस्टिंग है, और हमारा बट लेकिन ओवरऑल मार्केट लेवल ज्यादा होने के कारण हम केयरफुली इन्वेस्ट करना है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो अप्रूव किया है उसके हिसाब से हम केयरफुली इन्वेस्ट करना है, यही हमारा व्यू है। क्योंकि मार्केट अभी उतना सस्ता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इंडिया में कैसा है कि एज जीडीपी ग्रोथ होता है, एनर्जी का भी ग्रोथ होएगा, और कोई हिसाब से हम इन्वेस्ट करना है। विद इन एनर्जी पीएसयू बास्केट क्या आपको अच्छी लग रही है? क्योंकि पीएसयू बास्केट में जैसे पावर स्टॉक्स हैं या ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं, इनमें काफ़ी शानदार मोमेंटम है। उसमें ये पीएसयू स्टॉक्स में एक दो सम स्टॉक्स ओवर वैल्यूड भी बन गया है, इसलिए हम चूज करके केयरफुली इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अभी 4 साल पहले जैसा नहीं है कि बहुत पीएसयू स्टॉक्स वो समय में बहुत चीप था, ऐसा अभी नहीं है, इसलिए हम केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी। अच्छा नरेंद्र जी, अभी बात जब फार्मा की हो रही थी, एक स्पेस और जिसने पिछले 1.5 साल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, अपसाइड दिया है जिसने, दैट्स आई थिंक इंश्योरेंस स्टॉक्स। अभी इंश्योरेंस स्पेस में नंबर्स देखने के बाद लास्ट रिपोर्टेड 3-4 अर्निंग्स में आपको लग क्या रहा है, क्या चेज करने की गुंजाइश इस स्पेस को भी है? 2 महीने से ही बेटर इम्प्रूव हुआ है, नहीं तो 3-4 साल वो सेक्टर चला नहीं, इसलिए वो सेक्टर कॉन्ट्रेरियन बन गया था। इसलिए हमारा बहुत सारा स्कीम्स में हमने वो सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया था। हमारा बहुत सारा स्कीम में पब्लिश पोर्टफोलियो में देखेंगे तो हमने बहुत सारा स्कीम में हमने इंश्योरेंस लिया था, क्योंकि 3-4 साल चला नहीं, और लॉन्ग टर्म अच्छा है, लेकिन वो सेक्टर भी अभी अगला 1 महीने में चल गया। ओके नरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। और जैसा आपने कहा कि शायद हाइब्रिड फंड्स का समय है अभी, इस समय उन पर फोकस करिए। थैंक यू सो मच आज हमारे